नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में सबसे पहले हम सिलेबस को समझ रहे हैं। जीएस के जो 4 पेपर्स हैं यूपीएससी मेंस में, उसके तहत हमने फर्स्ट पेपर के सिलेबस को अच्छे से समझ लिया है। आज हम बात करेंगे सेकंड पेपर की और ये जानेंगे कि सेकंड पेपर का सिलेबस क्या है। ठीक है जी? तो आराम से एक-एक करके समझते जाइए। उसके बाद से जब हम क्वेश्चन वाले सेक्शन में आएँगे, जब एक-एक टॉपिक को लेकर देखेंगे कि इस टॉपिक से अब तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वहाँ भी ये टॉपिक्स आपको दिखेंगे और ज़्यादा गहराई से आप समझ पाएँगे कि बेसिकली इसमें और क्या देखा जा सकता है, कैसे इसको तैयार किया जा सकता है, क्या-क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन उससे पहले फ़िलहाल अभी आपको सिलेबस समझना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं। ठीक है जी? तो सेकंड पेपर में अगर हम इसके नाम की बात करें, तो उससे पता चलता है कि इसमें क्या-क्या शामिल है। देखिए, हमें शासन व्यवस्था को समझना है, संविधान के बारे में पढ़ना है, शासन प्रणाली क्या होती है, उसको पढ़ना है, सामाजिक न्याय भी पढ़ना है, पेपर फर्स्ट में मैंने इसकी चर्चा की थी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात है। अगर हम इन सब पे अलग-अलग किताबें खरीदें, खोजने जाएँ, तो किताबें हैं मार्केट में, बहुत सारी किताबें हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन जब आप सिलेबस समझ जाएँगे और बेसिक कुछ चीज़ें आपने पढ़ी ली हैं एनसीईआरटी से, बाकी कुछ स्टैंडर्ड बुक से, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। पिछले साल के जो क्वेश्चन सब जब हम देखेंगे, तब और समझ में आएगा कि बस आने वाले एग्ज़ाम में इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ लें, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है जी? तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। पहले नंबर पर जो टॉपिक है, उसका नाम है भारतीय संविधान। संविधान से किन-किन चीज़ों को हमें पढ़ना है, ये यूपीएससी ने हमें बता दिया है। क्या है? ऐतिहासिक आधार क्या है? जो हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, आपको टॉपिक्स मिले होंगे जब आपने पीडीएफ नोट्स वगैरह ली होंगी तो, या फिर वीडियोज़ देखा होगा तो। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि हमारा संविधान जो बना है, अभी वर्तमान में जो चल रहा है, इसका बेस क्या है? इसका आधार क्या है? जब औपनिवेशिक सरकार थी, अंग्रेज़ों का शासन था, उसी दौरान डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, ठीक है? जो आधार बनी हमारे संविधान का, तो उस ऐतिहासिक आधार की बात हो रही है। हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ है, ये भी हमें समझना है और साथ ही साथ संविधान की जो विशेषताएँ हैं भारतीय संविधान की, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो संविधान की विशेषताएँ भी पढ़नी है। संविधान में लगातार संशोधन होते रहते हैं, तो कुछ प्रमुख संशोधन हुए हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे संविधान संशोधन पढ़ते जाएँ, जो प्रमुख संशोधन हुए हैं, उन्हें हमें पढ़ना होता है और ख़ास तौर से जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, मेंस का एग्ज़ाम, उसके पीछे जाएँगे लगभग 1 डेढ़ साल, तो जो संविधान संशोधन ज़्यादा चर्चा में रहा है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो ये हमें पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं संविधान में। संघवाद की बात होती है या फिर ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स हैं जो विशेषताएँ हम पढ़ते हैं ना, उन्हीं के तहत आप देखेंगे कि क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। वो भी जब चर्चा में आते हैं वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। लेकिन मोटे तौर पे जब आप प्री के लिए पढ़ते हैं तो भी ये चीज़ें तैयार हो जाती हैं। उन्हें हमें पढ़ना है और बुनियादी संरचना क्या है, ये एक छोटा-सा टॉपिक है, इसमें कुछ वाद आपको पढ़ने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से एक ही पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उसके आस-पास के जो वाद हैं, मैं आप समझ रहे हैं मैं कहाँ हिंट दे रहा हूँ। आगे जब क्वेश्चन आएगा तब और अच्छे से क्लियर करूँगा। तो बुनियादी संरचना क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे संविधान का? ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो कांसेप्ट है ना बेसिक स्ट्रक्चर का, इसे भी समझना पड़ेगा। सही मायने में ये मेन बात है, उसके बाद से कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपके दिमाग में रहेंगे, आप उत्तर लिख लेंगे अच्छे से। इसके बाद से सेकंड पेपर में ही जो दूसरा टॉपिक है, वो क्या है? संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व। आपको पता है हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, शक्तियाँ बाँटी गई हैं, आगे भी पढ़ेंगे, इसी में है तो यहाँ भी है, आगे भी है। तो संघ और राज्य, ये कौन-कौन से कार्य करते हैं, इनको कौन-कौन से कार्य दिए गए हैं और इनका क्या-क्या उत्तरदायित्व है, ये हमें समझना होता है। बहुत सारी चीज़ें किताबों में नहीं मिलती हैं या क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाता है कि किताब में आप नहीं खोज पाएँगे। वो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है पढ़ते-पढ़ते, तो वहाँ से आप उत्तर दे सकते हैं। फिलहाल ये सारी चीज़ें तो किताब में भी मिल जाती हैं, लेकिन इस पे जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वो काफ़ी वर्तमान संदर्भ को देखते हुए बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा संघीय ढाँचा है, उससे संबंधित कौन-कौन से विषय हैं, कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं, संघीय ढाँचे से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मतलब इस टॉपिक का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे गए हैं, हम देखेंगे, समझेंगे। तो उन चुनौतियों को भी समझना है, तो उसके पहले सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि संघीय ढाँचा होता क्या है? हमारे
देश में जो संघीय व्यवस्था है वो किस तरह की है, फिर आप समझ जाएंगे कि क्या क्या विषय जुड़े हैं इससे, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। इसके बाद जो स्थानीय स्तर है, जैसे आप मोटे तौर पे पंचायती राज कह लेते हैं, नगरीय स्थानीय शासन कह लेते हैं, तो स्थानीय स्तर पर शक्तियों का हस्तांतरण किया गया है कि इस विषय पे आप निर्णय ले सकते हैं। वित्त का हस्तांतरण कैसे होता है, उस पे बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है और उनकी क्या चुनौतियां हैं, इसे भी हमें पढ़ना होता है, इसे भी समझना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण। आप पढ़ते हैं, सरकार के विभिन्न भाग पढ़ते हैं, विभिन्न रूप पढ़ते हैं, और भी सरकार के स्तर पढ़ते हैं, तो अलग अलग तरीके से शक्तियों के पृथक्करण की बात है। जैसे अगर मोटे तौर पर देखें तो कार्यपालिका, विधायिका, इस तरह से न्यायपालिका, इनके बीच भी शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। तो शक्तियों का पृथक्करण कैसे हुआ है, ठीक है, विभिन्न घटकों के बीच कौन कौन से विवाद उत्पन्न होते हैं इनकी वजह से, और सॉरी ये भी ठीक है, विवाद उत्पन्न होंगे तभी तो विवाद निवारण तंत्र की बात हम करेंगे। तो विवाद निवारण तंत्र कौन कौन से बनाए गए हैं, कौन कौन से विवाद हैं उन्हें भी समझना पड़ेगा, और कौन कौन से संस्थान बनाए गए हैं इस संदर्भ में, ये हमें पढ़ना होता है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना ही बोल दूं, ये लाइन पढ़ दूं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, नहीं समझ में आता है, इसीलिए हम ज़्यादा किताबों की ओर भागते हैं और वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। जब ये दिमाग में रहेगा और इसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आप देखेंगे, तब असली मज़ा आता है, तब वो चीज़ें एकदम साफ साफ दिखती हैं कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। ठीक है, यहाँ जितना समझ में आ रहा है दिमाग में बिठा लीजिए, आगे जब भी हम मतलब जब बात करेंगे तो ये टॉपिक भी रहेगा और इसके नीचे वो प्रश्न भी रहेंगे जो पूछे गए हैं, फिर उसका विश्लेषण किया जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बाहर से ली हैं, दूसरे संविधानों से सीखा है, दूसरे देशों से सीखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसी रूप में है, कुछ चीज़ें हमने अपने तरीके से लागू की हैं। तो यूपीएससी तुलना करने के लिए कह देती है हमारा संविधान जो है, हमारा जो संघवाद है अमेरिका के संघवाद से कैसे अलग है, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन के राष्ट्रपति के पद से कैसे अलग है, क्या क्या समानताएं फ्रांस के संविधान और इंडियन भारतीय संविधान में है। इस तरीके से हमें कुछ बेसिक चीज़ों, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को तुलना करके भी समझना होता है। ये दिया गया है, ये पढ़ना है। इसके बाद यहाँ देखिए, संसद और राज्य विधायिका, मोटे तौर पे आप ये समझिए कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो कानून बनाने वाली संस्था है, तो संसद और राज्य विधायिका, इनकी संरचना कैसी है। ठीक है, दोनों को एक साथ ले लिए, यानी कि संसद की संरचना कैसी है, राज्य विधायिका की संरचना कैसी है, ये समझना है। इनका कार्य क्या होता है, कानून बनाना, इसके अलावा भी कुछ काम है तो वो भी आपको समझना है। इनका कार्य संचालन कैसे होता है, कार्य संचालन में संसद को लेकर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, संसद में जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के उनको लेकर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। इनकी शक्तियाँ क्या हैं, इनको कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए हैं। विशेषाधिकार आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि दो तरह के विशेषाधिकार होते हैं, एक व्यक्तिगत तौर पे जो सांसद है, जो विधायक है, उस व्यक्ति को मिलेगा, और एक सामूहिक तौर पे संसद या विधायिका को विशेषाधिकार मिलते हैं। इनके बारे में आपको पढ़ना है, इनसे कौन कौन से विषय उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से इश्यूज बाहर आते हैं निकल के, ये हमें समझना है, यह पढ़ना है। ये साफ साफ यूपीएससी ने बता दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, छठवां टॉपिक पढ़िए, समझिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना। कार्यपालिका की संरचना कैसी होती है, केंद्र में आप देखेंगे, राज्य में देखेंगे, कैबिनेट पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कैबिनेट को आप थोड़ा समझेंगे, कार्यपालिका कैसे काम करती है ये भी समझेंगे, न्यायपालिका की बात आप समझेंगे। तो इनकी संरचना कैसी होती है, संगठन कैसा होता है, और कार्य क्या होते हैं इनके, ये समझना है। इसके अलावा इसी के तहत आप देखेंगे सरकार के मंत्रालय और विभागों से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, खासतौर से जो चर्चा में है, जिनकी चर्चा हो रही है, करंट अफेयर में जो बने हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कुछ प्रभावक समूह होते हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चंस खूब पूछे गए हैं। ठीक है, दबाव समूह जिनको आप कह सकते हैं। इसके अलावा औपचारिक या अनौपचारिक संघ बना दिए गए हैं, बहुत सारे संघ हैं, काम करते हैं, जो सरकार पे दबाव डालते हैं, और ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि शासन प्रणाली में इनकी भूमिका क्या है। किसान संघ आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे लेबर एसोसिएशंस होते हैं। ठीक है, तो इनका जो औपचारिक रूप से बने हैं, कुछ अनौपचारिक रूप भी बन जाते हैं कि एक मुद्दे को लेकर के संघ बना लिया गया
वो सॉल्व हो जाएगा, फिर संघ विकसित हो जाएगा, लोग अपने अपने काम में चले जाएंगे। ठीक है, तो इनका शासन प्रणाली में क्या रोल है, ये किस रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, ये हमें समझना है, ये पढ़ना है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में है, इसको आप पढ़ लीजिए। 7वां, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। हमारे देश में चुनाव जो होते हैं उनके लिए कानून बनाए गए। 2 कानून मुख्य रूप से 1950 के दशक की बात है। ठीक है, 2 कानून बनाए गए, उन्हीं पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर। उसमें संशोधन भी किए गए समय के साथ साथ। तो 1951 वाला मेरे ख्याल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आगे क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, उस अधिनियम में कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं, कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं, कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं निर्वाचन आयोग को, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ते हैं। ये पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और चुनाव आपको पता ही है, हर साल देश में किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते ही रहते हैं। कभी राज्यों में, तो राज्य होते होते 5 साल बीत जाते हैं, केंद्र सरकार की बारी आ जाती है। तो चुनाव वाला टॉपिक हमेशा चर्चा में रहता है, इसे हमें पढ़ना है। इसके अलावा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। प्रीलिम्स में भी यहाँ से खूब क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको बताया है बार बार, संवैधानिक का मतलब होता है ऐसे पद, ऐसी संस्थाएं जिनके लिए संविधान में आर्टिकल है, बाकायदा संविधान में लिखा गया है। और गैर संवैधानिक वे सब हो जाते हैं जिनके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कानून बनाया गया है, कानून बना के उनके लिए प्रावधान किए गए हैं, या फिर सरकार ने प्रस्ताव ला के उनका गठन कर दिया है, तो वो गैर संवैधानिक हो जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, संवैधानिक पदों की पर जो है नियुक्ति कैसे होती है, विभिन्न संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, वो कौन से काम करते हैं, उनका उत्तरदायित्व क्या है, ये पढ़ना है। और ये भी सीधा सीधा आप देखेंगे, जिस साल आप मेंस लेटेस्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेंस में अगर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो उसी आयोग से, उसी बॉडी से क्वेश्चन पूछा गया है जो चर्चा में थी। अदरवाइज बहुत सारी संस्थाएं हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 9वां टॉपिक क्या है, सांविधिक। हम संवैधानिक की बात कर रहे थे ना उधर, अब स्टैट्यूटरी बॉडी की बात हो रही है, जिनके लिए कानून बना के चीज़ें मतलब इनकी व्यवस्था होती है। कुछ विनियामक संस्थाएं होती हैं और कुछ अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। यूपीएससी चाहती तो दोनों एक साथ दे सकती थी, अलग अलग दे रखा है, सुविधा के लिए, समझने के लिए आसान है। ठीक है, तो इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। और इनके बारे में भी नॉर्मली आप प्री के लिए तो सब पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन इन टॉपिक्स को भी मैं आपको एग्जाम्पल दे के दिखाऊंगा कि उन्हें ही हमें तैयार करना है जो करंट में चर्चा में है। ठीक है, बस ये है कि जब आपको सिलेबस में चीज़ें दिख जाती हैं, आपको पता रहता है कि सिलेबस में ये चीज़ है, और करंट अफेयर से जब आप होके गुजरते हैं, तब आपके दिमाग में क्लिक करता है कि यहाँ से क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता, ये चीज़ हमारे सिलेबस में है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद 10वां टॉपिक देखिए, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप। सरकार की नीतियाँ होती हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में डेवलपमेंट के लिए हस्तक्षेप किए जाते हैं, काम किए जाते हैं, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। अब जब आप उन नीतियों को बना रहे हैं, उस समय जब आप उनको लागू कर रहे हैं, उस समय कौन कौन से इश्यूज उभर के आते हैं सामने, कौन कौन से मुद्दे उभर के आते हैं, इन्हें भी हमें समझना होगा। ठीक है, तो ये भी मोटे तौर पे आप करंट अफेयर के तहत रख सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस इसके तहत आते हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे करंट अफेयर्स की तहत ही चीज़ें उठा ली जाती हैं। इसके बाद विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। इसमें गैर सरकारी संगठन, जो विकास के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, उनकी बात हो रही है, तो गैर सरकारी संगठनों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूहों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बहुत सारे समूह और संघ बने हुए हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जो दानकर्ता हैं, उनसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ लोकोपकारी संस्थाएं होती हैं, लोक कल्याण के लिए बनाई गई हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। संस्थागत और बाकी अन्य पक्षों की भूमिका। आप समझ गए कि देश में विकास के लिए सरकार तो एक तरफ है ही, सरकार के अलावा भी बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं जो काम कर रहे हैं, पैरेलल काम कर रहे हैं, देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है, जानना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्यों द्वारा, ध्यान दीजिए,
केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। अति संवेदनशील वर्ग का मतलब जैसे कि महिलाएं हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनकी बात हो रही है। तो इनके लिए कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं सरकारें लेके आती हैं, केंद्र और राज्य सरकारें। यहाँ भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा आगे कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो करंट को ही ध्यान में रख के पूछे गए हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है आपको, बहुत चीज़ें आसान होने वाली हैं। अदरवाइज ऐसा माहौल है ना कि समझ में नहीं आता कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इसमें अभी तक जो आपने देखा है, जब पूरा सीरीज देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि सिलेबस में पहली बात ये कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, दूसरी बात ये कि किन्हें हम किताब से तैयार कर सकते हैं और किन्हें हमें किताब में खोजना ही नहीं चाहिए, रहने दीजिए, वो करंट से ही तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये कल्याणकारी योजनाएं जो चर्चा में होती हैं वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, योजनाएं बन गई, लागू कर दी गई, उनसे कुछ हो रहा है कि नहीं, और कैसे निष्पादित हो रही हैं, उनका आउटकम क्या है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए कोई तंत्र बनाया गया है, कोई कानून बनाया गया है, कोई संस्थान बनाया गया है, कोई निकाय बनाया गया है, वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो 12वें टॉपिक में है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र या सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, इन सबको हटा दीजिए। ये 3 शब्द आप ध्यान में रख लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, इस पर ध्यान देना है। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या समस्याएं, क्या उपाय किए जा सकते हैं। और मानव संसाधन को आगे बढ़ाने के लिए, मानव संसाधन को बेहतर बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है। मानव संसाधन का सीधा सा मतलब ये कि जैसे एक व्यक्ति है जो नॉर्मली पैदा हुआ और बस खा पी रहा है, बढ़ रहा है, उम्र उसकी बढ़ रही है, जवान हो गया, वो इसके अलावा कुछ नहीं जानता है, तो वो सही मायने में एक अच्छा मानव संसाधन नहीं है, उससे ज़्यादा लाभ नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर उसने पढ़ाई कर ली, उसने कुछ स्किल सीख लिया, उसके अंदर बहुत सारी योग्यताएं आ गई, सामाजिक स्किल्स आ गई, तो वो एक बेहतर मानव संसाधन बन गया। कहने का मतलब समझ गए आप। तो इस रूप में मानव संसाधन के विकास के लिए सरकार क्या कर रही है, और ये सारी चीज़ें उसके तहत आ जाएंगी। स्वास्थ्य अच्छा होगा, शिक्षा अच्छी होगी, स्किल वगैरह होगा तो मानव संसाधन बेहतर होगा। ठीक है। तो इससे संबंधित कौन कौन से विषय हैं ये भी हमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। गरीबी और भूख से संबंधित विषय, फर्स्ट पेपर में मैंने आपसे बताया था कि गरीबी वाला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो सेकेंड पेपर में भी है। तो गरीबी और भूख को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से इस पे भी क्वेश्चन आया कि जो भूखमरी सूचकांक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भूख से संबंधित विषय है। गरीबी से बहुत सारे इश्यूज निकल के आते हैं, क्या कारण है, क्यों हमारे यहाँ गरीबी की ऐसी स्थिति है, सरकार ने अब तक क्या किया है, अब तक क्या इस दिशा में प्रोग्रेस हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। और करंट में कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ चर्चाएं होती हैं, उन्हें ध्यान में रखना होता है, टॉपिक तैयार हो गया। ठीक है जी। इसके बाद गवर्नेंस का टॉपिक देखिए। शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाए, क्या क्या दिक्कतें हैं, ये हमें पढ़ना है। इसमें पारदर्शिता हो, पारदर्शिता के लिए क्या क्या किया जा सकता है, जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, ये हमें पढ़ना है। ये आप एकदम कॉमन सेंस से हल कर सकते हैं। जब आप करंट से जुड़े रहते हैं, चीज़ों को समझते रहते हैं, तो पढ़ते पढ़ते चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि पारदर्शिता कैसे आएगी, जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाएगी। बाकी किताबों में भी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है। तो इसके महत्वपूर्ण पक्ष हमें देखने हैं। ई गवर्नेंस के बारे में अच्छे से समझना है। ई गवर्नेंस का सीधा सा मतलब ये है कि जो सरकार की प्रणाली चल रही है, जो सरकारी सिस्टम चल रहा है, उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाए। जैसे नॉर्मली आप देखिए बहुत सारे फॉर्म पहले भर के फिजिकली, मतलब पेपर पे भर के पोस्ट से भेजा जाता था, फिर एग्ज़ाम्स होते थे, पोस्ट से ही लेटर आता था। अभी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो बहुत सारे काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं, इसी को आप ई गवर्नेंस कह सकते हैं। तो इसका अनुप्रयोग क्या है, इसके मॉडल कौन कौन से हैं, इसमें सफलताएं कितनी मिल रही हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, जो ई गवर्नेंस है इसे हमें समझना है। और इसकी और क्या संभावनाएं हैं, इसे भी समझना है। मस्त है, आसान है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता, बस एक बार पढ़ लेंगे टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसके अलावा नागरिक चार्टर, ये टॉपिक जो है आपके पेपर 4th में भी दिखेगा, मैं याद दिलाऊंगा।
नागरिक चार्टर क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसके क्या फ़ायदे हैं, भारत में है कि नहीं है, इसकी क्या कमियां हैं, बस इतना ही कुछ आप देख लेते हैं, बात बन जाती है। पारदर्शिता और जवाबदेही, संस्थागत तथा अन्य उपाय, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये 15वां टॉपिक हो गया। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है। यूपीएससी ने अलग से दिया है आपको ये पढ़ने के लिए, आप सिविल सेवा में जा रहे हैं। लोकतंत्र में सिविल सेवा की क्या भूमिका है, इसे मजबूत करने में इसकी क्या भूमिका हो सकती है, या कहीं अगर कोई दिक्कत आ रही है लोक सेवा को लेकर के, कोई समस्या आ रही है जैसे भ्रष्टाचार जैसी समस्या है, ठीक है, वर्क कल्चर में कोई दिक्कत है, तो उससे लोकतंत्र कमज़ोर भी हो सकता है। तो इनकी जो भूमिका है उसे हमें समझना है। ठीक है, अब आते हैं, ये जो टॉपिक्स हैं ये आईआर के तहत रखे जा सकते हैं। भारत और इसके पड़ोसी, इनके साथ क्या संबंध है। भारत के पड़ोसियों को आप देख लीजिए, जैसे मैं रफ बना देता हूँ, इनके आसपास कोई पड़ोसी इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई यहाँ है, इधर भी है, इधर भी है। तो इन पड़ोसियों के साथ भारत का क्या संबंध है, और मोटे मोटे तौर पे आप जान लेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो उस पड़ोसी से पूछा जाएगा, उस पड़ोसी से संबंधित जो चर्चा में रहेगा पिछले 1-1.5 सालों में। ठीक है, या फिर ओवरऑल भारत सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाई, जैसे नेबरहुड फर्स्ट नीति हमारी है। तो इस तरह के टॉपिक्स जब चर्चा में आते हैं तो ओवरऑल सारे पड़ोसियों की बात एक साथ हो जाती है। ठीक है, ये हमें समझना है। इसके अलावा द्विपक्षीय, बहुत सारे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध है हमारे। क्षेत्रीय, जैसे कि सार्क जैसे संगठन है, एक एक जोन है, एक क्षेत्र है, उसी के देश आसपास आपस में मिलकर एक संगठन बना लेते हैं। और वैश्विक, ये जो समूह है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, इनके बारे में हमें समझना है। और भारत से संबंधित और चाहे अथवा या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, क्या मतलब है। भारत द्विपक्षीय रिलेशन में भी है बहुत सारे देशों के साथ, क्षेत्रीय रिलेशन में भी है, G20 जैसे वैश्विक समूह में भी है। ठीक है, तो इन समूहों में भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से समझौते होते हैं, कौन कौन से करार होते हैं, उससे भारत को लाभ होगा कि हानि होगी, ये हमें समझना होता है। और ये पूरी तरह से करंट अफेयर पे आधारित होता है, इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और सही मायने में कायदे से थोड़ा बहुत अगर आपने बेसिक समझ लिया, चाहे किताब से पढ़िए, चाहे करंट अफेयर के माध्यम से कोई टीचर पढ़ा रहे हैं वहाँ से समझ लिए, तो आईआर के लिए आपको मतलब किताब पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। बेसिक समझने के लिए ज़रूरत है, एनसीईआरटी में भी कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं, वहाँ से समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आईआर को तैयार करने के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, किसी किताब को खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। बस थोड़ा सा बेसिक समझ गए, करंट के आधार पे आप क्वेश्चंस देखेंगे, हर साल जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब करंट अफेयर पे आधारित होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये हमारा टॉपिक है 19वां, भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। हमारे हितों पर, जैसे अमेरिका ने कोई नीति बनाई, उसका हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है, चाइना ने कोई पॉलिसी बनाई है, उसका हमारे ऊपर क्या हो रहा है, ये समझना है, क्या प्रभाव हो रहा है। और इसी में एक टॉपिक जोड़ दिया गया, प्रवासी भारतीय, इंडियन डायस्पोरा, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भारतीय प्रवासियों को लेकर के आपके पास एक छोटा सा डाटा होना चाहिए, कितने प्रवासी हैं, कितना रेमिटेंस हम प्राप्त कर रहे हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ लेना है। हो गया। और एक टॉपिक और है, कहाँ गया ये, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। अभी तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समूहों की बात कर रहे थे, बहुत सारे संस्थान भी हैं, WTO है और UN है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, इनके बारे में जानना है। और भी संस्थान जो चर्चा में रहते हैं, कुछ संस्थाएं हैं, कुछ मंच हैं, इनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इनकी संरचना क्या होती है, इनका मैंडेट क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, मतलब किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इनका मतलब उद्देश्य क्या है, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बस इतना ही पढ़ना है। अदरवाइज़ आप देखें तो बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं उन किताबों में, लेकिन जब आप बार बार इन टॉपिक्स को दोहराते हैं जो सिलेबस में दिया गया, बार बार याद करते हैं, रिमाइंड कराते हैं खुद को, तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाता है कि बहुत ही कम चीज़ें पढ़नी है। और जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ आप इन चीज़ों को मैच करा के देखते हैं तो ये समझ में आने लगता है कि हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना है। फिर आप उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं कि किसके लिए कौन सी किताब खरीदें, एक विषय की और कौन सी किताबें हो सकती है, सबसे मुक्त हो जाते हैं। आपको सिर्फ टॉपिक्स दिखते हैं, और मेंस के लिए विषय नहीं टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए, मैं बार बार याद दिलाऊंगा। ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है, इस वीडियो को आप बार बार देख लीजिएगा,
इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो उसको अच्छे से अपने पास रखिएगा, उसे देख के याद करते रहिएगा। ठीक है जी, चाहे तो उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा और अपने पास रखिए, टेबल पे रखिए, देखते रहिए, चीज़ें याद करते रहिए, उसके आधार पे टॉपिक सेलेक्ट करते रहिए, तैयारी आसान हो जाएगी। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।